9 दिसंबर को एक खबर ने पूरे हिंदुस्तान को नींद से जगा दिया दोस्तों। 34 साल के अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, यानी कि आत्महत्या कर ली। दोस्तों, मैट्रिमोनी के द्वारा शादियां इतनी जल्दी टूट क्यों जाती हैं? मुझे लगता है कि जिन लोगों से हमारा पारिवारिक रिश्ता या नाता नहीं रहता, ऐसे अजनबी संबंध जब भी बनते हैं, अक्सर मैंने उन लोगों को बिगड़ते हुए देखा है। मैट्रिमोनी के द्वारा रचाई गई शादी एक दिन अचानक से टूट जाती है और उसका परिणाम बुरा होता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैट्रिमोनी साइट पर, लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि जब भी हम लोग एक नया रिश्ता करने जाते हैं तो अक्सर करके किसी न किसी के रेफरेंस के माध्यम से लड़का लड़की का मिलन होता है। ऐसे रिश्तों को हमने आजीवन निभाते हुए भी पाया हुआ है। मैट्रिमोनी साइट पर मिले हुए दो नौजवान 2019 में मिलते हैं। बिहार का रहने वाला अतुल सुभाष, जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया, इन दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनी साइट के द्वारा होती है। 2019 में उनकी शादी हो जाती है। 2020 को उनका एक बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन 2021 आते आते उन दोनों में इतना कलह हो जाता है, पता नहीं किस बात को लेकर के पति पत्नी में अक्सर करके झगड़े होते रहते हैं। और इन सारे बेवजह के झगड़ों की वजह से, यानी कि बहुत से अंदरूनी बातें ऐसी है जो हम लोगों को नहीं पता है, आम जनता को नहीं पता है। जनता को सिर्फ ये पता है कि झगड़ों की वजह से निकिता जौनपुर अपने माँ के घर चली गई बच्चे को लेकर के बेंगलुरु से। अतुल अकेला रह गया और 2022 में निकिता ने अतुल के परिवार और अतुल के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया। उन पर 9 आरोप लगाए और इन 9 मामलों में अतुल के खिलाफ 9 मामले दर्ज हुए, जिनमें एक मामला अप्राकृतिक सेक्स का भी है, यानी अननेचुरल सेक्स। खैर, इसके बारे में हम अधिक चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि ये जजमेंट देना अपना काम नहीं है। लेकिन जो हादसा, जो वाकया हुआ है, इन सब का जिम्मेदार कौन है और क्या आत्महत्या कर लेना ही उसका एक अंतिम रास्ता था? क्या आत्महत्या करके उन्होंने इंसाफ पा लिया जो पाना चाहते थे? ऐसे कई सवाल आज अतुल ने हम लोगों के सामने छोड़ कर के गए हैं, जिनका कि जवाब ढूंढना मुश्किल अगर नहीं है तो आसान भी नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो हर बात के पीछे कोई न कोई बात ज़रूर रहती है। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बेचैनी थी जिसकी वजह से अतुल ने अपने आप को फांसी पर लटकाना ही पसंद किया? और गज़ब की बात तो ये है कि ये इतनी पेशेंस के साथ, इत्मीनान के साथ उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। उस आत्महत्या के पहले उन्होंने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया, जिसमें बहुत सारे आरोप उन्होंने निकिता पर, अपने ससुराल वालों के ऊपर और फैमिली कोर्ट के जज के ऊपर भी लगाया। उनका कहना है कि जज ने 5 लाख रुपए ले करके मामला सेटल करने की बात कही। अतुल जी का कहना है कि 3 करोड़ की डिमांड उनसे की गई थी, लेकिन वो इतने सारे रुपए दे नहीं सकते थे। अब ये बात सही है गलत है ये बताने के लिए तो अतुल जी हमारे सामने नहीं है, या इस वक्त नहीं है। ये तो निकिता जी ही जानती होगी, या फिर अतुल जानते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उन्होंने ऐसे जज और निकिता के परिवार वालों पर, सास ससुर पर और निकिता पर और इस सिस्टम के खिलाफ उनके अंदर
जो भी दुर्भावना या गलत अनुभव, बैड एक्सपीरियंस मिला, उसकी वजह से इसी कुंठा के चलते उन्होंने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। दोस्तों, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम लोगों को ज़रूर तलाशना चाहिए कि क्या मामला इतना संगीन है कि उसका हल या उसका उपाय सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया से जाकर के ही मिलेगा, आत्महत्या करना ही एक रास्ता बचा था? ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी डिमांड थी, नहीं दे सकते थे तो सीधे नकार देते कि नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अपने इंसाफ के लिए लड़ना ये कोई नई बात नहीं है। लोगों ने बहुत वर्षों तक न्याय पाने के लिए संघर्ष किया है और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें न्याय मिला भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर वो दृढ़ शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से किस मुकाम पर लेकर चले जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता या इतना डिप्रेशन नहीं झेल सकता। एक सवाल और भी मैं करना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर क्या इतना बड़ा प्रेशर, मेंटली प्रेशर डालना उचित है क्या? आज ये आत्महत्या नहीं होती अगर इतने डिप्रेशन में वो नहीं गए होते, और इस डिप्रेशन को उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से बोला भी है। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल रहेगा कि अतुल सुभाष जी ने अच्छा नहीं किया। उन्हें अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, या जो भी वो महसूस करते थे कि उनके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ लड़ना चाहिए था। इसी बात को जिस तरीके से उन्होंने मरने के पहले एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया, वो अपनी बातों को सोशल मीडिया पर भी रख सकते थे कि मेरे साथ में ये गलत हो रहा है, मुझसे केस सुलझाने के लिए घूस मांगे जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, और भी एक दो आरोप लग जाते, लेकिन कम से कम जान तो नहीं जाती। आज माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को खो दिया, देश समाज ने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो AI का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो देश समाज अपनी परिवार की और अपने देश की सेवा वो अपनी सर्विस करके दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि जब भी कोई परेशानी आए तो उसका हल आत्महत्या तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या अगर हल है तो ऐसे न जाने कितने लोग आत्महत्या करते हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में न जाने कितने केस फाइलों में बंद पड़े हैं। तो उन सभी लोगों को क्या फांसी पर झूल जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। रास्ता है अन्याय के खिलाफ लड़ना। वीडियो बनाने के बाद आत्महत्या करना ये ठीक नहीं है, बल्कि वीडियो बना करके आप अत्याचार के खिलाफ बोलते, सोशल मीडिया पर वायरल कर दे आपकी बातें। आज हम आपके ना रहने पर कर रहे हैं, तब हम आपके रहते हुए आपके बारे में, इस बारे में चर्चा करते, आपकी परेशानी के बारे में हम लोग चर्चा करते। देश करता, समाज करता, कोर्ट भी करता, और आपको शायद न्याय भी मिल जाता। लेकिन ये रास्ता, आखिरी रास्ता जो आपने अपनाया, ये सही नहीं था। तो दोस्तों, आज का विषय ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आप लोगों के लिए ही एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि क्या ये रास्ता सही था या गलत था। मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी किस तरीके से जिएं, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल तय कर पाएँ कि हमें कैसे रहना है, कैसे अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। अत्याचार के खिलाफ हमें कैसे लड़ना है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।